हेलो, मैं राजेश तिवारी यूनिवर्सल इंस्टीट्यूट रायबरेली से स्टडी विद यूनिवर्सल में आपका स्वागत करते हैं। हम लोग इस चैनल के माध्यम से आप लोगों को स्टडी मटेरियल प्रोवाइड करा रहे हैं और काफ़ी मैटर आप लोगों के पास आ गया है। आप यूट्यूब चैनल पर जा कर के हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बहुत अच्छी जानकारी आपको मिलेगी। आज चल की प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाने वाले विषयों पर हम लोग सेंट्रल कर रहे हैं, जिनमें रीजनिंग है, हिंदी है, सामान्य ज्ञान है और सब सारे विषय पर हम बात करेंगे। और आज हम हिंदी विषय पर समास प्रकरण पर बात करेंगे। हिंदी में समास, अधिकतर परीक्षाओं में समास से प्रश्न निश्चित रूप से रहते हैं, इसलिए समास को बहुत ध्यान से समझ लीजिए। समास का मतलब होता है संक्षेप। यहाँ देख, समास का मतलब शाब्दिक अर्थ है संक्षेप। वैसे भारत के भाषा व्याकरणाचार्यों ने, जिसमें पंडित कामता प्रसाद गुरु का नाम सर्वोपरि है, उन्होंने समास की परिभाषा दी है कि दो या दो से अधिक शब्दों का परस्पर संबंध बताने वाले शब्दों अथवा प्रत्ययों का लोप होने पर जो एक स्वतंत्र पद बनता है उसे सामासिक शब्द कहते हैं और शब्दों के इस संयोग को समास कहते हैं। फिर से सुन लीजिए, दो या दो से अधिक शब्दों का परस्पर संबंध बतलाने वाले शब्दों अथवा प्रत्ययों का लोप होने पर जो एक स्वतंत्र पद बनता है उस शब्द को सामासिक शब्द कहते हैं और शब्दों के इस संयोग को समास कहते हैं। तो समास का शाब्दिक अर्थ संक्षेप है। अब इसमें प्रत्ययों का लोप कर दिया जाए या पदों का लोप कर दिया जाए, जिससे पद पहले की अपेक्षा छोटा हो जाए या संक्षिप्त हो जाए, तो वो समास है। इसमें समास के दो शब्द होते हैं, पहला पद और दूसरा पद, जिसे पूर्व पद और उत्तर पद कहा जाता है। इन पदों की प्रधानता के आधार पर समास के चार भेद किए गए हैं। पदों की प्रधानता के आधार पर देखिए, हम पूरा स्ट्रक्चर बनाते हैं। ये देखिए, पहला है अव्ययी भाव समास, दूसरा है तत्पुरुष समास, तीसरा है बहुब्रीहि समास, और चौथा है द्वंद्व समास। अव्ययी भाव में पहला पद प्रधान, पहला पद प्रधान, पदों की प्रधानता के आधार पर बात करें। तत्पुरुष में दूसरा पद प्रधान, बहुब्रीहि में कोई पद प्रधान नहीं, और द्वंद्व में दोनों पद प्रधान। आप लोगों ने हिंदी में बहुत दिनों से पढ़ा होगा कि समास के कितने प्रकार के, तो उत्तर मिलता है 6 प्रकार के। वो 6 कौन से हैं? हम तो 4 ही लिख रहे हैं, अव्ययी भाव, तत्पुरुष, बहुब्रीहि और द्वंद्व। ये पदों की प्रधानता के आधार पर है। जिसमें पहला पद प्रधान है वो अव्ययी भाव है, जिसमें दूसरा पद प्रधान है वो तत्पुरुष है, जिसमें कोई पद प्रधान नहीं है वो बहुब्रीहि है, और जिसमें दोनों पद प्रधान हैं वो द्वंद्व है। फिर इनमें भेद विभेद करके हम देखते हैं कैसे। तत्पुरुष में हम पूरा स्ट्रक्चर पहले देख लेते हैं, फिर सब पे बात करेंगे। तत्पुरुष व्याधिकरण, दूसरा समानाधिकरण। दो भेद, व्याधिकरण और समानाधिकरण तत्पुरुष के, जिसमें व्याधिकरण को केवल तत्पुरुष, संस्कृत में बोला जाए केवल तत्पुरुष, केवल तत्पुरुष। फिर समानाधिकरण में कई भेद आते हैं। देव, कर्मधारय, नई, मध्यपदलोकी, मयूर,
व्यंशकादि और एक ज़्यादा आपको जरूरत नहीं। फिर बहुव्रीहि में व्याधिकरण बहुव्रीहि, समानाधिकरण बहुव्रीहि, प्रादि बहुव्रीहि, उलुक। इसमें हम सबके बारे में बात करते हैं कि भेद विभेद और उसके स्ट्रक्चर को हम फिर से समझ लेते हैं कि व्याधिकरण, तुल्य योग और प्रतिहार, तुल्य योग और प्रतिहार। और द्वंद्व में भी 3 भेद, इतरेतर, समाहार द्वंद्व, समाहार और वैकल्पिक। द्विग में भी 2, समाहार और उत्तर पद प्रधान द्विग। कर्मधारय में भी खाइए विशेषण पूर्व पद, विशेष्य पूर्व पद, विशेषणोभय पद, विशेषणोभय, उपमिति कर्मधारय, उपमेय कर्मधारय और रूपक कर्मधारय। अब इतने बोर्ड में सारी चीज़ें लिखी हैं, फिर से इसको सब देख लीजिए। समास का शाब्दिक अर्थ है संक्षेप। जब 2 पद मिलते हैं तो किसी पद के प्रत्यय को हटा करके या पद को हटा करके पद संक्षिप्त किए जाते हैं तो वहाँ समास होता है। 2 पद आते हैं, पूर्व पद और उत्तर पद। इन पदों की प्रधानता के आधार पर समास के 4 भेद हैं। अव्ययी भाव जिसमें पहला पद प्रधान, तत्पुरुष जिसमें दूसरा पद प्रधान, बहुव्रीहि जिसमें कोई पद प्रधान नहीं, द्वंद्व जिसमें दोनों पद प्रधान होते हैं। अव्ययी भाव कहाँ होता है? जहाँ पर समास में आए हुए पदों में पहला पद प्रधान हो। दूसरी विशेषता कि पदों के प्रत्यय को हटा करके या पद को हटा करके प्रारंभ में उपसर्ग जोड़ दिया जाए। प्रत्यय को हटा करके या पद को हटा करके प्रारंभ में उपसर्ग जोड़ा जाए। 2 बार जो विशेषताएं हैं, पहली विशेषता पहला पद प्रधान, दूसरी विशेषता कि पद या प्रत्यय हटाकर प्रारंभ में उपसर्ग जोड़ा जाए। तीसरी विशेषता है पदों की व्युत्पत्ति की जाए, वही पद दोबारा ले आए। पदों की अब तीनों विशेषताओं के आधार पर हम एक उदाहरण देते हैं। जैसे आपका शब्द है शक्ति के अनुसार, शक्ति के अनुसार। इसमें बाद वाले पद को हटा दिया, ये हटा दिया और प्रारंभ में यथा
उपसर्ग जोड़ दिया। तो यथाशक्ति प्रत्यय को हटाया या बाद वाले पद को हटाया और प्रारंभ में उपसर्ग जोड़ा। प्रत्यय बाद में जो आता है उसको हटा दिया और प्रारंभ में उपसर्ग जोड़ा। ऐसी स्थिति में इस पद में अव्यय का भाव आ जाता है, इसलिए अव्यय भाव। तो अब इसमें पदों की व्युत्पत्ति की जाए, जैसे यथाशक्ति है और जैसे पदों की व्युत्पत्ति, जैसे दिनों दिन, दिनों दिन वही प्रत्यय पाद, रातों रात, हाँ दिनों दिन वही पद दोबारा, रातों रात वही पद दोबारा। तो अव्यय भाव वहाँ होगा जिस समास में आए हुए पदों में पद को हटा करके या प्रत्यय को हटाकर प्रारंभ में उपसर्ग जाति का अव्यय जोड़ दिया जाए या पदों की व्युत्पत्ति की जाए। ऐसा होने पर उस पर अव्यय का भाव आ जाता है। तो वहाँ पर अव्यय भाव कह सकते हैं। जैसे प्रत्यक्ष, जैसे है अक्ष के प्रति, तो के प्रति शब्द बाद वाला हटा दिया और प्रति उपसर्ग यानी प्रति उपसर्ग पहले जोड़ दिया, तो इससे बना प्रत्यक्ष। तो इस प्रकार से बाद में जो पद आया है उसको हटाया जाए और प्रारंभ में अव्यय जोड़ा जाए, उपसर्ग जोड़ा जाए, तो ऐसे स्थानों पर अव्ययी भाव समास होता है। तो अव्ययी भाव समास जिस समास में आए हुए पदों में पहला पद प्रधान हो, पदों के प्रत्यय को हटा करके या पद को हटा करके प्रारंभ में उपसर्ग जोड़ा जाए या पद की व्युत्पत्ति की जाए। अब आते हैं तत्पुरुष में। देखिए ध्यान से देखते जाएं। इसमें तत्पुरुष जिस समास में आए हुए पदों में दूसरा पद यानी उत्तर पद की प्रधानता हो। दो भेद इसके, व्याधिकरण जिसे केवल तत्पुरुष कहा जाता है, और इसमें केवल तत्पुरुष में क्या होगा, जिसमें कर्म कारक से लेकर अधिकरण कारक तक के कारक चिन्हों का लोप किया जाए। सबके कारक चिन्ह, कर्म कारक का चिन्ह का कर्ता ने कर्म को करण से द्वारा संप्रदान के लिए अपादान से अलगाव के अर्थ में संबंध काके की और अधिकरण में पय पर, ये कर्म कारक से लेकर के अधिकरण कारक तक के कारक चिन्ह हैं, ये लुप्त हो जाए, इनको हटा दिया जाए जिससे पद पहले की अपेक्षा छोटा हो जाए, तो वहाँ व्याधिकरण या केवल तत्पुरुष होगा। जैसे उदाहरण है आपका कर्म कारक में, जैसे गगनचुंबी, गगनचुंबी यहाँ लिखते हैं गगनचुंबी, क्या विग्रह है, गगन को चूमने वाला। अब देखिए को शब्द कर्म कारक का कारक चिन्ह को वाया वो हटा दिया गया, जिससे पद पहले की अपेक्षा छोटा हो गया, तो कर्म तत्पुरुष है, तत्पुरुष है कर्म। जैसे तुलसीकृत, तुलसी द्वारा कृत। अब देखिए द्वारा शब्द करण कारक का कारक चिन्ह है द्वारा, इसका लोप कर दिया गया, द्वारा हटा दिया गया, तुलसीकृत पद छोटा हो गया। अब सभा भवन, सभा के लिए भवन। अब देखिए के लिए संप्रदान कारक का कारक चिन्ह है के लिए, उसका लोप किया गया, तो सभा के लिए हटाया भवन, सभा भवन। उसी प्रकार से है पथ भ्रष्ट, पथ से भ्रष्ट, से शब्द अलग हटने, पद से अलग है। से शब्द देखिए आपका यहाँ भी आ रहा, लेकिन साथ साथ के अर्थ में आएगा तो कर्म तत्पुरुष होगा, अगर अलग हटने के अर्थ में आएगा तो अपादान तत्पुरुष। तो पथ भ्रष्ट, पथ से हटा हुआ। संबंध में काके की जैसे है, जैसे गंगा जल, अब देखिए गंगा का जल,
का शब्द, का के की संबंध कारक का कारक चिन्ह है, ये हटा दिया गया, लुप्त कर दिया गया, पद छोटा हो गया। अधिकार में जैसे आप बीती, आप बीती, यह क्या है? आप पर बीती। देखिए पर अधिकरण कारक चिन्ह है, उसको हटा दिया गया। तो जब ये कर्म कारक से लेकर के अधिकरण कारक तक के कारक चिन्हों का लोप कर दिया जाए, जिससे पद संक्षिप्त हो जाए, तो वहाँ पर केवल तत्पुरुष या बाधिकरण तत्पुरुष होगा। कैसे पता चलेगा? जब आप शब्द का विग्रह करेंगे तो वो कारक चिन्ह आ जाएगा, जो लुप्त हो गया है वो कारक चिन्ह आएगा और इससे स्पष्ट पता चल जाएगा। तो इस प्रकार से अधिकरण तत्पुरुष में ये हो गया। अब आते हैं समानाधिकरण तत्पुरुष के जो भेद विभेद हैं, इस पर थोड़ी सी बात कर लेते हैं। जैसे द्विगु समास है, इसको हम मिटा देते हैं जो फालतू चीज़ है। जैसे द्विगु में क्या होगा? सामान्यतया पता आपको है कि जिस समास में आए हुए पदों में पहला पद संख्यावाची हो, लेकिन इतनी ही बात सही नहीं है। बहुत से शब्द ऐसे आएंगे जिसमें पहला पद संख्यावाची होगा लेकिन द्विगु नहीं होगा। द्विगु होने के लिए आवश्यक है कि पहला पद संख्यावाची हो और समूह के अर्थ में आवे, समूह का निर्धारण करे, तो वह समाहार द्विगु होगा। जैसे आपका है चौराहा, चौराहा क्या विग्रह है? चार रास्तों का समूह, ये विग्रह। जैसे त्रिदेव, तीन देवों का समूह, ब्रह्मा विष्णु है, तीन देवों का समूह। पंचवटी, पांच वृक्षों का समूह, पंचवटी वृक्षों का समूह पांच। जैसे सप्ताह, सात दिनों का समूह, चवन्नी। चार आने का समूह, पसेरी। पांच शेरों का समूह। तो समूह के अर्थ में जब पहला पद, जैसे नवग्रह है, नवग्रहों का समूह, नवरत्न, नवरत्नों का समूह, यानी पहला पद संख्यावाची हो और समूह के अर्थ में आवेगा तो वहाँ समाहार द्विगु होगा। उत्तर पद प्रधान द्विगु में वैसे द्विगु की परिभाषा में पहला पद संख्यावाची होगा, लेकिन अगर दूसरे पद की प्रधानता, वैसे ये तत्पुरुष का अंग है इसलिए इसमें दूसरा पद तो प्रधान होगा ही। तो उत्तर पद प्रधान द्विगु जैसे दो धारी, दो पहला पद संख्यावाची है, दो धार है जिसमें दो धारी। पंचहत्थड़, पंचहत्थड़ पांच हाथों का समूह, पांच हाथों का समूह, पंचहत्थड़ मतलब जैसे पांच हाथ हैं। इस प्रकार से उत्तर पद दूसरे पद की प्रधानता, पहला पद संख्यावाची है, दूसरे पद की प्रधानता, इससे उत्तर पद प्रधान द्विगु होगा। तो द्विगु में क्या है? पहला पद संख्यावाची हो, समूह के अर्थ में आवे, या पहला पद संख्यावाची हो और दूसरा पद प्रधान हो तो वहाँ द्विगु होगा। ये ढेर सारे उदाहरण। अब इसके बाद आते हैं कर्मधारय में। कर्मधारय में ढेर सारी चीज़ करेंगे, एक तीन चीज़ें, ये विशेषताएँ सारी हैं। कर्मधारय में मूल परिभाषा ये है कि जिस समास में आए हुए पदों में विशेषण विशेष्य का भाव हो, यानी पहला पद दूसरे की विशेषता बतावे, दूसरा पद पहले की विशेषता बतावे, या दोनों पद मिलकर के किसी अन्य पद की विशेषता बतावे, कुल मिलाकर के विशेषण विशेष्य का भाव होना चाहिए, तो वहाँ विशेषण कर्मधारय होगा। देखिए हमने कई भेद लिखे हैं, जिसमें है विशेषण पूर्व पद का मतलब है पहला पद विशेषण हो, पूर्व पद पहला पद विशेषण हो और दूसरा विशेष हो। जैसे नी लगाए, गाय शब्द संज्ञा की विशेषता नील, विशेषण पहले, विशेष पूर्व पहला पद विशेष हो। जैसे मदन मनोहर, कामदेव मदन की विशेषता बताने वाला पद बाद में है, कामदेव यानी मदन पहले, विशेष से पहले है। विशेषणोभय पद, उभय पद यानी दोनों पद विशेषण हो। जैसे शीतोष्ण, शीत
उष्ण, ठंडा गर्म दोनों। विशेष्य है दोनों पद विशेष्य हों, जैसे आम वृक्ष, आम भी संज्ञा शब्द है और वृक्ष भी संज्ञा शब्द, दोनों संज्ञा शब्द है। आम वृक्ष आम के पेड़ की विशेषता बता रहा है, वृक्ष की विशेषता बता रहा है। उपमित कर्मधारय उपमा यानी उपमा अलंकार वाले जो भी शब्द हैं, यहाँ की, तरह के, जैसा, ऐसे सब विग्रह से आवेंगे वो उपमित या उपमेय कर्मधारय में होंगे। जैसे आपका है कमल नयन, कमल नयन, कमल के समान नयन, अधर पल्लव, अधर पल्लव, अधर के समान, पल्लव के समान अधर, जैसे शैलोन्नत, शैलोन्नत, शैल की तरह उन्नत, भुजदंड, दंड के समान भुजाएं। तो यहाँ पर तुलना की जा रही है किसी चीज़ से, उपमा अलंकार वाले शब्द में वो भी आपके कर्मधारय में आएंगे। आरोपक में या उपमेय को उपमान मान लिया जाता है। रूपक में जैसे कहा जाए पुत्र रत्न, पुत्र रत्न यानी चरण कमल, चरण कमल यानी कमल रूपी चरण, रत्न रूपी पुत्र। यहाँ पर भी पुत्र की और कमल चरणों की विशेषता बता रहे हैं। तो विशेषण विशेष भाव है। कुल मिलाकर के जहाँ पर आए हुए पदों में विशेषण विशेष का भाव हो, पहला पद विशेषण हो, दूसरा विशेषण हो, दोनों विशेषण हो, या उपमा अलंकार वाले शब्द हों या रूपक अलंकार वाले शब्द हों, वो सब जगह पर कर्मधारय होगा। थोड़ा सा इनमें देख लीजिए। नई में, नई का मतलब है निषेध। संस्कृत में आपको ढेर सारे 7-8 भेद मिलेंगे, लेकिन हिंदी में कम में ही काम चल जाएगा। परीक्षा में पूछे जाने वाले प्रश्न आपके उस सीमा में ही रहेंगे, बाहर नहीं जाएंगे। नई, जहाँ पर आए हुए पदों में पहला पद उपसर्ग और निषेध के साथ विग्रह हो, पहला पद उपसर्ग हो, यहाँ पर भी उपसर्ग है, यहाँ भी उपसर्ग है, कैसे समझ में आएगा क्या है। तो इसमें पहला पद उपसर्ग तो है, लेकिन प्रत्यय को हटा के नहीं जोड़ा जाएगा। यहाँ पर उपसर्ग हो और निषेध के साथ विग्रह हो। जैसे आपका है अधर्म, धर्म का निषेध, निषेध के साथ विग्रह हो। तो मध्य पद लोपी में क्या होगा, बीच का पद लुप्त कर दिया जाए, पदों को सटा दिया जाए। जैसे आपका है गोबर से निर्मित गणेश, से निर्मित शब्द हटा दिया, दोनों पदों को जोड़ दिया, गोबर गणेश, तो मध्य पद लोपी, तो आपका तत्पुरुष है। जैसे दही से निर्मित बड़ा, से निर्मित शब्द हटाया, दही बड़ा, यानी बीच का पद लुप्त कर दिया जाए तो मध्य पद लोपी। तो लेकिन है सब तत्पुरुष, यानी तत्पुरुष समास वहाँ पर होगा जहाँ पर समास में आए हुए पदों में दूसरे पद की प्रधानता हो, कर्म कारक से लेकर के अधिकरण कारक तक के कारक चिन्हों का लोप हो मूल रूप से, तो वहाँ पर तत्पुरुष होता है। फिर कर्मधारय में क्या है, विशेषण विशेष का भाव हो। नई में पहला पद उपसर्ग हो और निषेध हो। मध्य पद लोपी में क्या कि बीच का पद लुप्त कर दिया जाए। अब हम बहुब्रीहि में बात करते हैं, फालतू की चीज़ को मिटाते हैं, बहुब्रीहि में बात करें। बहुब्रीहि जिस समास में आए हुए पदों में कोई पद प्रधान न हो, किसी अन्य पद की प्रधानता हो, वहाँ पर बहुब्रीहि समास होगा। ढेर सारी हमने बात, व्याधिकरण, समानाधिकरण, प्रादि, तुल्यो बहुब्रीहि और व्यतिहार बहुब्रीहि, सब में मूल बात यह है कि कोई पद प्रधान नहीं किसी तीसरे पद की ओर ले जाता है, तीसरा पद की प्रधानता बताता है, वहाँ होगा। यहाँ यानी 2-3 विशेषताएं हम इसकी लिखते हैं। पहली विशेषता, तीसरा पद प्रधान, कोई पद प्रधान नहीं दोनों में, कोई तीसरा पद प्रधान, या दोनों पदों में घात प्रतिघात की सूचना प्राप्त हो। घात प्रतिघात, अब ये उदाहरण से हम क्लियर करते हैं। घात प्रतिघात
या पहला पद सा या सह, पहला पद सा या सह हो और साथ साथ के अर्थ में आए। चौथी बात है पहला पद उपसर्ग और तीसरा पद प्रधान। चार बातें, दोनों पदों में से कोई पद प्रधान न हो, किसी अन्य पद यानी तीसरे पद की प्रधानता हो। जैसे लंबोदर, लंबा है उदर जिसका, अर्थात गणेश जी। पता रहे कोई है कि नहीं आप भी। जैसे गोपाल, वह जो गायों का पालन करे। जीतेंद्रिय, जीती हैं इंद्रिया जिसने, कोई तीसरा पद। दशानन, 10 हैं आनंद जिसके। चंद्रशेखर, चंद्रमा है शिखर पर जिसके। यानी इसमें पहला पद कर्ता कारक या संज्ञा होगा। ध्यान से सुने, पहला पद कर्ता कारक या संज्ञा होगा और दूसरा पद संबंध या अधिकरण कारक का होगा। कैसे पता चलेगा कि दूसरा पद संबंध या अधिकरण कारक का है? तो संबंध या अधिकरण कारक का कारक चिन्ह, संबंध कारक का कारक चिन्ह, काके की अधिकरण कारक का चिन्ह में पर ये शब्द विग्रह करने पर आएंगे। जैसे लंबोदर, लंबा है उधर जिसका, वह कोई जिसका। चंद्रशेखर, चंद्रमा है शिखर पर जिसके, पर। तो इस प्रकार से ये कारक चिन्ह आ जाएंगे। तो है कोई तीसरा पद प्रधान। घात प्रतिघात चोट पतौने, जैसे धक्का मुक्की, एक तरफ से धक्का दूसरी तरफ से मुक्का। बाता बाती, एक तरफ से बात दूसरे पर और चक्के, जैसे लत्तम जुत्तम। तो इस प्रकार से घात प्रतिघात करने वाले शब्दों में भी बहुब्री होता है। पहला पद सा या सह हो और साथ साथ के अर्थ में आवे। जैसे शबल, शबल, सा पहला पद सा, बल के साथ, तीसरे पद की तो प्रधानता होगी। बल के साथ है जो, है कोई दूसरा जो जिसमें बल है। सहपाठी, सह पहला पद सह, साथ साथ पढ़ता है जो, है कोई तीसरा जो पढ़ता है। तीसरे पद की प्रधानता साथ में रहेगी, लेकिन पहला पद सा या सह हो और तीसरे पद की प्रधानता के साथ आवे तो भी बहुब्री हो। पहला पद उपसर्ग और तीसरा पद प्रधान हो। जैसे निर्जन, नहीं है जन जहाँ वह कोई स्थान, तीसरा पद निर्जन। निडर, नहीं है डर जिसमें वह कोई व्यक्ति। निधड़क, नहीं है धड़कन जिसमें वह कोई। तो इस प्रकार से तीसरे पद की प्रधानता के साथ पहला पद उपसर्ग हो। ऐसा है कि एक शब्द में एक से अधिक समास संभव हैं। ऐसे बहुत से शब्द आपने सुने होंगे कि किसी दूसरे के या बेभाव के थे, ये इसमें कैसे आ रहे हैं। तो विग्रह के अनुसार समास का निर्धारण हो। जैसे आपने एक शब्द बड़ा हमेशा कन्फ्यूजन पैदा किया कि पूछा गया कि पीताम्बर, पीला है वस्त्र जिसका वह कोई, अर्थात श्री कृष्ण जी। तीसरे पद की प्रधानता के आधार पर इसका विग्रह हो रहा है तो वहाँ पर बहुब्री है। अगर कहा जाए पीत वस्त्र, वस्त्र की विशेषता पीला, विशेषण विशेष भाव के साथ विग्रह किया जा रहा है तो वहाँ पर कर्मधारय है। अब समस्या ये उठती है कि कैसे आप निर्धारित करेंगे। परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है कि पीताम्बर में कौन सा समास है। 4 विकल्प दे दिए गए, विग्रह नहीं दिया गया। विग्रह करने के लिए आप स्वतंत्र हैं, तो उत्तर इसका दोनों सही होगा। अब आप कौन सा ऑप्शन चुनेंगे इसके लिए आपको विवेक का सहारा लेना पड़ेगा। वैसे प्रश्न चैलेंजिंग, इस पर चैलेंज होगा तो उसके दोनों उत्तर सही माने जाएंगे, लेकिन दोनों में से एक ही उत्तर होना चाहिए। वही उत्तर जो विग्रह नहीं दिया या विग्रह स्पष्ट कर दिया जाए तो आप निर्धारित कर सकते हो। पीताम्बर पीला है बस जिसका वो, तो बहुब्री स्पष्ट है। पीताम्बर पीला वस्त्र तो कर्मधारय निश्चित। अब दोनों विग्रह नहीं दिए हैं तो दोनों ऑप्शन सही हो सकते हैं। जो ऑप्शन आपको पहले विकल्प मिले वो आप लगाइए। फिलहाल इसमें दोनों उत्तर जो भी चॉइस करेंगे आप दोनों का मान्य होगा। इसी प्रकार से विग्रह के अनुसार पर हम समास का निर्धारण करते हैं। अब आते हैं बहुब्री के बाद द्वंद्व समास। द्वंद्व जिस समास में आए हुए पदों में दोनों पद प्रधान हों वहाँ द्वंद्व होगा। हमने इसके 3 भेद लिखे, इतरेतर द्वंद्व, समाहार द्वंद्व और वैकल्पिक द्वंद्व। इतरेतर द्वंद्व में जिस समास में आए हुए पदों में
दोनों पद प्रधान हों और इसमें और शब्द का लोप हो, मध्य में और शब्द का लोप हो। जैसे राम श्याम, राम श्याम विग्रह है। राम और श्याम, राम भी अलग महत्वपूर्ण शब्द है, श्याम भी, दोनों पद मुख्य हैं, और शब्द का लोप किया गया है। माता पिता, माता और पिता, भाई बहन, भाई और बहन, और शब्द, दोनों मुख्य पद हैं, दोनों पद प्रधान हैं और बीच में और शब्द का लोप है। ऐसे में इतरेतर द्वंद्व होगा। समाहार द्वंद्व में है, इसमें दोनों पद प्रधान तो हैं और शब्द का लोप भी है, लेकिन दोनों पद मिलकर के किसी समूह का बोध करावें, अपने आप पे स्वतंत्र अस्तित्व न रखें बल्कि किसी समूह का बोध करावें, तो समाहार द्वंद्व हुआ। जैसे कपड़ा लत्ता, तो विग्रह क्या है? कपड़ा और लत्ता, और शब्द का लोप है, लेकिन कपड़ा लत्ता का मतलब क्या है? कपड़ा और लत्ता नहीं, कपड़े पहनने ओढ़ने की वस्तुओं का समूह। जैसे कहा जाए स्नान करने जा रहे हो, कपड़ा लत्ता रख लो, तो क्या कपड़ा रख लो और लत्ता रख लो? यहाँ नहीं, पहनने ओढ़ने के सामान का समूह। जैसे नोन तेल लकड़ी, नोन तेल और लकड़ी, और शब्द का लोप है, लेकिन नोन तेल लकड़ी का मतलब नोन तेल और लकड़ी तीन चीज़ें नहीं, यानी खाने पीने की वस्तुओं का समूह। जैसे घर द्वार, तो घर और द्वार, और शब्द का लोप है, लेकिन घर द्वार का मतलब है घर और दरवाज़ा नहीं, बल्कि सब पूरा सब कुछ। जैसे हाथ पैर, तो हाथ और पैर, तो यहाँ पर केवल हाथ पैर से मतलब नहीं, पूरे शरीर से मतलब। जैसे हाथ पैर तोड़ डाले, तो केवल हाथ तोड़ा और पैर तोड़ा, ऐसा नहीं, शरीर के सभी अंगों का समूह। तो इस प्रकार से जब और शब्द का लोप हो और दोनों पद किसी समूह का बोध करावें, तो समाहार द्वंद्व होगा। वैकल्पिक द्वंद्व में क्या होगा? जिस समास में आए हुए पदों में दोनों पद प्रधान हों और इसमें विकल्प सूचक अव्यय या व अथवा इसका लोप हो, और सामान्यतया इसमें दोनों पद विलोम सूचक होते हैं। जैसे पाप पुण्य, तो पाप या पुण्य, पाप और पुण्य नहीं, पाप या पुण्य। हानि लाभ, हानि या लाभ। धर्म धर्म, धर्म या अधर्म, तो दोनों पद विलोम सूचक हों और बीच में या व अथवा जैसे विकल्प सूचक अव्ययों का लोप हो, तो वहाँ पर वैकल्पिक द्वंद्व होगा। तो द्वंद्व की पूरी परिभाषा ये है, जिस समास में आए हुए पदों में दोनों पद प्रधान हों, इसमें और या व अथवा जैसे समुच्चय बोधक अव्ययों का लोप हो, वहाँ पर द्वंद्व समास होता है। तो एक बार फिर से पूरे की समरी ध्यान से देखें। समास का मतलब होता है संक्षेप। जब दो पद आपस में मिलते हैं तो किसी पद के प्रत्यय को हटा करके या किसी पद को हटा करके शब्द को संक्षिप्त किया जाए, वहाँ पर समास होगा। दो पद आते हैं, पूर्व पद और उत्तर पद। इन पदों की प्रधानता के आधार पर समास के चार भेद किए गए। अव्ययी भाव समास, जिसमें पहला पद प्रधान, तत्पुरुष समास जिसमें दूसरा पद प्रधान, बहुब्रीहि समास जिसमें कोई पद प्रधान नहीं, और द्वंद्व समास जिसमें दोनों पद प्रधान हैं। अव्ययी भाव समास वहाँ होगा जिस समास में आए हुए पदों में पदों के प्रत्यय को हटा करके या पद को हटा करके प्रारंभ में उपसर्ग जोड़ दिया जाए या पदों की व्युत्पत्ति की जाए, जिससे उसमें अव्यय का भाव आ जाए। तत्पुरुष समास में जिसमें आए हुए पदों में दूसरे पद की प्रधानता हो, इसमें व्याधिकरण में कर्म कारक से लेकर के अधिकरण कारक तक के कारक चिन्हों का लोप हो, वहाँ केवल तत्पुरुष। और समानाधिकरण में द्विगु में क्या होगा? इसमें पहला पद संख्यावाची हो और समाहार समूह के अर्थ में आवे, इसमें पहला पद संख्यावाची हो और दूसरे पद की प्रधानता हो। कर्मधारय में क्या? जिस समास में आए हुए पदों में विशेषण विशेष का भाव हो, पहला पद विशेषण हो, दूसरा पद विशेषण हो, दोनों पद विशेषण हो, दोनों पद विशेष हो, उपमा अलंकार वाले शब्द या रूपक अलंकार वाले शब्दों में कर्मधारय होता है। नई में पहला पद उपसर्ग हो और निषेध के साथ विक्रय हो। मध्य पद लोपी में बीच के पद को लोप कर दिया जाए। बहुब्रीहि समास में जिस समास में आए हुए पदों में कोई पद प्रधान न हो, किसी तीसरे पद की प्रधानता हो, इसमें पहला पद कर्ता कारक या संज्ञा हो, दूसरा पद संबंध या अधिकरण कारक का हो और तीसरे पद की प्रधानता हो, या दोनों पदों में घात प्रतिघात सूचित हो, या पहला पद श या श हो और साथ साथ के अर्थ में आवे, या पहला पद उपसर्ग हो और तीसरे पद की प्रधानता हो। इन सभी स्थानों में बहुब्रीहि होगा। और द्वंद्व समास वहाँ होगा जिस समास में आए हुए पदों में दोनों पद प्रधान हो
इसमें और या व अथवा जैसे समुच्चय बोधक अवयवों का लोप हो। तो ये आपका समास का सब प्रकरण हुआ। इतनी सारी बातें आशा करते हैं कि आपको ठीक से समझ में आया होगा। अगर कोई बात समझ में नहीं आई तो आप हमारे नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं या डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ सकते हैं, उसका निवारण किया जाएगा। आज इतना ही, बस, धन्यवाद।